हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन हिंदी की बात कर रहे थे और हिंदी में हमने वर्ण विचार, संधि, समास और कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियों के बारे में बात करी। आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है अपने उपसर्ग। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं उपसर्ग। कहते हैं किसे उपसर्ग? ठीक है, वैसे तो कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। तो किसे कहेंगे? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो उपसर्ग कहलाएंगे। तो देखो दोस्तों, यहां से हमें एक बात ध्यान रखनी है कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है कि जो शब्द होता है उसका एक कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द का क्या होता है? एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन ये पूर्णतः शब्द नहीं होते, बल्कि शब्दों के अंश होते हैं। मतलब कि इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। अर्थ तो होता है पर निश्चित नहीं होता है। निश्चित अर्थ नहीं। निश्चित अर्थ नहीं। निश्चित अर्थ कैसे नहीं? क्योंकि इनका जो अर्थ होता है, ये उपसर्ग किसी भी शब्द के साथ में लगते हैं तो उसके हिसाब से इनके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। देखो जैसे कैसे परिवर्तन होता है, तो देखो परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे एक शब्द है अपना, शब्द क्या है अपना कि जैसे उपसर्ग है। उपसर्ग है, अगर इसमें से मैं पूछे कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। और सर्ग इसमें क्या है? मूल शब्द है। सर्ग का अर्थ होता है रचना। सर्ग का अर्थ क्या होता है? रचना। और यहाँ पे अब रचना के साथ में सर्ग लगने से इस उप का अर्थ यहाँ पे क्या आया? आगे आया। क्या आया? आगे। मतलब कि वे शब्द जो आगे जुड़कर, या फिर इसका अर्थ क्या आया? पूर्व में जुड़कर। मतलब पूर्व में जुड़कर जो सर्ग करे, जो रचना करे, वो उपसर्ग है। लेकिन अब मैंने ऐसे एक शब्द लिया कि उप सरपंच। उप सरपंच। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या? उप उपसर्ग है और सरपंच शब्द है। सरपंच। ठीक है, अब ये यहाँ पे उप का अर्थ आगे नहीं है। देखो यहाँ पे सरपंच है, यहाँ पे उप का अर्थ छोटा है, कनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सरपंच के हिसाब से यहाँ पे उप का अर्थ अलग आया और यहाँ पे सर्ग के हिसाब से उप का अर्थ अलग आया। तो कुल मिला के अपनी परिभाषा भी यही कह रही है। परिभाषा क्या कह रही है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में क्या कहां जुड़ेंगे? पूर्व में। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में, पहले या आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे। अर्थ को भी दोस्तों कैसे बदलेंगे? ये या तो उस अर्थ को बदलेंगे पूर्णतः, या तो क्या बदलेंगे? पूर्णतः, पूरा अर्थ बदल के रख देंगे, या फिर कैसे बदलेंगे? आंशिक अर्थ। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो शब्दांश अपने क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। तो दोस्तों, इसी से अपने एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? उपसर्ग अपने क्या होते हैं? शब्द नहीं होते, बल्कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो दोस्तों, हम इसी बात को आगे नोट डाल के हम लिखने वाले हैं। क्या बात है अपनी? बात यह है कि उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। तो ये बात हम नोट डाल के लिखेंगे। नोट, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ठीक है, एक अपने सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। उपसर्ग होते हैं शब्द, शब्दांश, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से दोनों नहीं, ऐसे करके अपने ऑप्शन दे सकते हैं। तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, शब्द नहीं होते। फिर अपने अगली बात ये ध्यान रखनी है कि हिंदी में हिंदी, संस्कृत व कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है।
हैं। तो हिंदी में एक तो हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग होगा, एक कुछ एक संस्कृत के उपसर्गों का, और कुछ एक अपने क्या है विदेशी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग होगा। अब देखो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि अपने हिंदी में संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो यही बात हम लिखेंगे कि हिंदी में संस्कृत के 22 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हिंदी में संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है। कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है? 22 उपसर्ग। अब हम 22 उपसर्ग को एक साथ पढ़ने वाले कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं? अभी, अति, अधि, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दुर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, अनु, उत, उप, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दुर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, वि, सु, सम, वि, सु, सम। तो देखो दोस्तों ये अपने 22 क्या है संस्कृत के उपसर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये 22 अपने संस्कृत के उपसर्ग है जिनका हिंदी में प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपको इन उपसर्गों को इसी क्रम से लिखना है और इनको याद करना है फिर में, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग हिंदी का है, कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है, कौन सा उपसर्ग विदेशी भाषा का है, ऐसे भी अपने प्रश्न आ सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो अभी, अति, अधि, मेरे साथ बोलना आप, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दुर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, वे, सु, सम। वापिस बोलो, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दुर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, वे, सु, सम। तो दोस्तों ये हुए अपने कौन से जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है। किस भाषा के उपसर्ग है दोस्तों? ये संस्कृत के। कौन से उपसर्ग है? ये संस्कृत के। और कितने उपसर्ग है? 22 उपसर्ग है जिनका अपने हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब हम दोस्तों हम ऐसे वापिस हिंदी के उपसर्गों के बारे में भी बात कर लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग है जो अपने हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं? तो हिंदी के उपसर्गों की अगर हम बात करें तो अपने हिंदी के उपसर्ग है अन, अध, पर, भर, दू, ती, चौ, पच, औ, क, का, कु, उ, उन, स, सम, चिर, न, बहु, बिन, नाना, आप। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 22 उपसर्ग हैं जिनका अपने हिंदी भाषा में उपयोग होता है। और हिंदी के उपसर्ग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो इनको भी याद कैसे रखोगे? अन्न, अध, पर, भर, ऐसे लिखना है आपको। अन्न, अध, पर, भर, फिर गिनती बोलनी है, दो, ती, चौ, पच, औ, दो, ती, चौ, पच, औ, ऊपर से अन्न, अध, पर, भर, दो, ती, चौ, पच, औ, क, का, कु, उ, उन, स, सम, चिर, न, बहु, बिन, नाना, आप। वापिस बोलो, अभी, अति, अधि, वो तो संस्कृत वाले हो गए। संस्कृत वाले कौन से?
अभी अति अधि अप अव अन आ दुस निस दुर निर्नि प्र प्रा प्री प्रति अनु उत उप विसु सम। ये संस्कृत वाले बोला अभी मैं, कौन से ये अभी अति अधि अप अव अन आ दुस निस दुर निर्नि प्र प्रा प्री प्रति अनु उत उप विसु सम। ये संस्कृत के। अगर हिंदी के याद करने तो कौन से अन अद पर भर दू ती चौ पच औ क का कु उ उन स सम चिर न बहु बिन न न आप। ये अपने हिंदी भाषा के क्या है उपसर्ग है, जिनका अपने कहां पे प्रयोग होता है, ये हिंदी भाषा के उपसर्ग है जिनका अपने हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। एक बात और दोस्तों आपको नोट डाल के लिखनी है, वो बात क्या है, वो बात यह है कि नोट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नोट उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा, जहां पे भी मात्रा लगेगी छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी माने बहुत काम आने वाली। देखो मात्रा किस किस की लगेगी, वैसे छोटी मात्रा होती किस किस की, एक तो ई, ये छोटी ई, ये बड़ी, एक है ऊ, छोटा बड़ा सिर्फ इन्हीं में तो होता है, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। तो एक तो किसकी मात्रा आएगी अपने छोटी ई की, एक किसकी मात्रा आएगी छोटे ऊ की। इन दोनों की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा क्या है ये वाली, और छोटे ऊ की मात्रा क्या है ये वाली। इन दोनों मात्राओं का प्रयोग होगा, जहां पे भी ये मात्रा लगेगी छोटी ही आएगी, कहीं पे भी बड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं उपसर्गों के प्रमुख उदाहरणों के बारे में। ठीक है दोस्तों, कैसे उपसर्ग का उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं उपसर्ग आपको मिक्स में लेने वाला हूं, चाहे हिंदी के और संस्कृत के, क्योंकि जिन जिन में समानताएं होगी उन उपसर्गों को हम साथ में लेके पढ़ेंगे ताकि मैं आसानी से वो क्या हो जाए, याद हो जाए। तो अभी मैं कोई एक भाषा विशेष उपसर्ग नहीं पढ़ा रहा हूं, हिंदी के बीच में कोई संस्कृत का भी आ सकता है, हिंदी का भी आ सकता है, हाँ, पर विदेशी भाषा के नहीं आएंगे। जब जहां से हम विदेशी भाषा के उपसर्ग पढ़ेंगे वहां वापिस बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला मैं उपसर्ग लेता हूं, कोई सा भी ले ले, चाहे पहले संस्कृत के कुछ एक ले लेते हैं, जैसे अति। प्रमुख उपसर्गों की बात करें, अति, जैसे आप ले लो, एक ले लो आप अभी, ठीक है, और ये अधि, ये तीनों ही उपसर्ग वैसे क्या चलेंगे, सेम चलेंगे। एक सेकंड में इनको ऐसे लिख देता हूं, या फिर अलग अलग ही पढ़ लेते हैं। चलो अलग अलग ही पढ़ते हैं, अभी इनको रहने दो। एक बार किसकी बात कर रहे हैं हम, अति की बात करते हैं। अति, अति, ठीक है, पहले बिना संधि वाले, जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिक्रमण, ठीक है, कोई संधि नहीं है, संयोग से मिले हुए, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, अति प्लस कर्मण अतिक्रमण। फिर इसमें संधि वाले भी आ जाएंगे, जैसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करें तो देखो अतीत। अब आप यहां से देखो बड़ी ए की मात्रा आ रही है, और हमने क्या बात करी कि ए की मात्रा उपसर्ग में छोटी आएगी, तो ये दीर्घ स्वर संधि के कारण बड़ी हुई है। बाकी इसमें क्या है, अति प्लस ईत है, अति प्लस ईत, तो छोटी छोटी मिलके बड़ी ही बनी है। बाकी उपसर्ग में मात्रा कैसे आएगी दोस्तों, छोटी ही आएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें अतीन्द्रिय, देखो, ठीक है, इसमें भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अब क्या निकल जाएगा, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय। ठीक है, और इसमें क्या आ सकता है, देखो यण संधि का उदाहरण, अत्यल्प, अत्यल्प क्या है दोस्तों, अत्यल्प, अत्यल्प। ठीक है, अब देखो यह से पहले आधा अक्षर है, तो यण संधि में देखा हमने, यण संधि का नियम क्या था, ई उ री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए, ई उ री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। अब और उसमें हमने देखा यण संधि की पहचान क्या थी, य व र से पहले आधा अक्षर, इसमें य से पहले आधा अक्षर है, तो आधे अक्षर में किसकी मात्रा लगाएंगे दोस्तों, ए की मात्रा। अब ए की मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, तो अति है क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग में हमेशा मात्रा कैसी आती है, छोटी आती है, तो छोटी ए की मात्रा, अति प्लस, अब य के अंदर स्वर कौन सा है, अस्वर है, तो फिर क्या हो जाएगा, अति प्लस अल्प, अत्यल्प हो जाएगा। ठीक है, और देखो अत्याधिक, अत्याधिक, एक बात और देखना दोस्तों, अत्याधिक नहीं होता, अत्याधिक शब्द ही गलत है, ये शब्द शुद्धि में बहुत काम आते हैं। अत्याधिक शब्द कैसे गलत है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो शब्द होता है ये मेन अत्यधिक, क्या होता है, अत्यधिक, क्योंकि हम कई बार जल्दबाजी में अत्यधिक बोल जाते हैं, बल्कि अत्यधिक शब्द नहीं हो सकता इसमें। कैसे नहीं हो सकता, अब देखो यह से पहले आधा अक्षर है, तो आधे अक्षर में किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटी की, अति प्लस
अधिक, ठीक है, अति प्लस अधिक, और शब्द क्या हो जाएगा आपके, अत्यधिक शब्द बनेगा। अब इसका यहाँ पे आ क्यों नहीं होगा, आ इसलिए नहीं होगा कि देखो दोस्तों ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ई का क्या करते हैं, ई का क्या करते हैं हम, ई का यह कर देते हैं, ई का क्या करते हैं दोस्तों, यह करते हैं, यह भी कैसा, आधा। अब इधर हम नो चेंज क्या लिखेंगे, त से ई का यह कर दिया, त कैसा बचा, आधा, यहाँ पे लगा दिया, और इधर नो चेंज क्या है, अ है। ये बता रहा हूं मैं, अत्यधिक क्यों होगा, अत्यधिक क्यों नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आधा यह है, उसमें अ की मात्रा जुड़ेगी, तो अ की मात्रा जुड़ेगी, आ की मात्रा कैसे जुड़ेगी, और अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, तो सिर्फ हलन तट जाएगा, और इधर फिर नो चेंज शब्द क्या आ जाएगा, अत्यधिक, ठीक है। तो अत्यधिक शब्द बनेगा। अत्यधिक शब्द गलत होता है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी आपको ध्यान रखना है, शब्द अत्यधिक नहीं होता, बल्कि शब्द क्या होता है, अत्यधिक शब्द होता है, ठीक है। तो ये अपने कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग। और हम आगे बात करें अगर उपसर्ग अति, अधि, ठीक है, अधि सहयोग वाले देख लेते हैं, अधिकार, अधिकार, अधीक्षक, दीर्घ स्वर संधि, अधीक्षक क्या हो जाएगा, अधि प्लस इक्षक, देखो छोटे आएगा, अधि प्लस इक्षक, अधीक्षक, अधीक्षक, अध्यापक, अधिक आके जो पका दे वो अध्यापक, तो देखो अधि प्लस आपक। अब यहां पे देखो आपक है ये, अधि प्लस आपक, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ है, ये आ क्यों है कि क्योंकि यहाँ आ है, तो यहाँ पे आ गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहां पे आ नहीं होता, और अगर उसके बावजूद भी अगर वहां पे आ आता, तो फिर वहां पे अपने क्या हो जाता, वो गलत हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो अध्यापक आपके ऐसे सही हो जाएगा, अध्यापक। और अगर हम शब्द की बात करें, अध्ययन, अध्ययन क्या हो जाएगा, अधि प्लस अयन, अध्ययन। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, ठीक है। अगले उदाहरण की बात करें हम, अभी, अति, फर्स्ट कौन सा देखा, फर्स्ट देखा हमने अति, अति, अधि, अभी। अब क्या बचा है अपने, अभी, 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 ठीक है। अभिराम संयोग वाले, अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिप्सा, अभिप्सा दीर्घ स्वर संधि, क्या हो जाएगा, अभी प्लस ईप्सा, अभी प्लस ईप्सा, ठीक है। मूल शब्द और अगर उपसर्ग को अलग करने के लिए पूछ ले तो क्या हो जाएगा, अभिप्सा, अभी प्लस ईप्सा, अभिप्सा। अभ्यास दीर्घ स्वर संधि, अभ्यास, यण संधि के उदाहरण वगैरह इसमें आ जाएंगे। अभ्यास क्या हो जाएगा, अभी प्लस आस, अभी प्लस आस। तो दोस्तों एक चीज और आपको यहां से ध्यान रखनी है कि उपसर्ग जोड़ते समय संधि कार्य किया जाता है, जबकि हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रत्यय जोड़ते समय कोई भी संधि कार्य नहीं किया जाता है। अगर आपने प्रत्यय में संधि का नियम लगाया तो आपका प्रत्यय गलत हो जाएगा, लेकिन उपसर्ग पढ़ने से पहले आपको संधि आना बहुत जरूरी है। अगर आपको संधि आती है तो आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आएंगे, और इसी चैनल पे मैंने आपको संधि पढ़ा रखी है, आप उनके वीडियो जाके देख सकते हो। अभ्यास, अभ्यास, अभ्युदय, अभ्युदय क्या हो जाएगा, अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय, अभ्युदय। अभ्यागत, अभ्यागत क्या हो जाएगा, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत, अभ्यागत। अभिषेक, अभिषेक, देखो यहां पे कौन सी संधि है, कोई संधि है क्या दोस्तों, तो व्यंजन संधि है। मूर्धन्यकरण के नियम से टुकड़े करोगे तो क्या होगा, अभी प्लस शेक, अभिषेक, अभी प्लस शेक, अभिषेक। तो किससे हो गया, अपने मूर्धन्यकरण के नियम से अभी प्लस शेक अभिषेक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे और अगर बात करें तो अपने प्री, परिक्रमा, परिभ्रमण, ये तो संयोग वाले हैं। परिभ्रमण जो सामने से दिखाई दे देते हैं, परिभ्रमण कोई संधि वगैरह नहीं लगेगा। अब संधि वाले, परीक्षा,
परीक्षा क्या हो जाएगा इसमें, परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा, परीक्षा, परि प्लस इक्षा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने परीक्षा एक तो होती है ऐसे और एक ये है परीक्षा, एक क्या है परीक्षा, इस परीक्षा का अर्थ तो होता है परख, जो में एग्जाम होते हैं वो वाला, और अगर आपने परीक्षा ये लिख दिया तो इसका अर्थ होता है किच्चड़। क्या होता है इसका अर्थ, किच्चड़ होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला परीक्षा नहीं, हाँ उपसर्ग तो हो जाएगा परिप्रेक्षा, परीक्षा हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, किच्चड़ होता है। जबकि ये वाली जो परीक्षा है इसका अर्थ होता है परीक्षा। तो अपने जो एग्जाम होते हैं वो ऊपर वाला है, तो परीक्षा प्री प्लस इक्षा, परीक्षा हो जाएगा, परि प्लस इक्षा परीक्षा। ठीक है, अब और जैसे ये तो हो गया दीर्घ स्वर संधि का, यण संधि का, पर्यावरण, पर्यावरण क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। पर्यंक, पर्यंक क्या हो जाएगा, प्री प्लस अंक, पर्यंक, 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 प्री प्लस अंक। पर्यंक वैसे पलंग को बोलते हैं, पर्यंक किसको बोलते हैं दोस्तों, पलंग को पर्यंक बोला जाता है। अगला है अपने प्रति, प्रति, प्रतिगमन, प्रतिगमन। ठीक है, ये तो अपने संयोग वाला हो गया। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिपल, अव्ययी भाव समास के उदाहरण सारे। प्रतिगमन उपसर्ग आ रहा है तो उपसर्गों का प्रयोग अव्यय की तरह किया जाता है, ये संयोग से मिले। प्रतिदिन हर दिन हो जाएगा, प्रतिपल हर पल हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक्षा दीर्घ स्वर संधि क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा, टुकड़े क्या होंगे, प्रति प्लस इक्षा, प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ये संयोग से मिला हुआ है दोस्तों, प्रतिज्ञा में बड़ी मात्रा नहीं आती, प्रतीक्षा में बड़ी आती है। प्रति प्लस ज्ञा, ये सिर्फ क्या है, प्रति प्लस ज्ञा, प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रत्यागमन, प्रत्यागमन क्या हो जाएगा इसका, प्रति प्लस आगमन, यह से पहले आधा अक्षर ना, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आगमन, प्रत्यागमन। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अक्षी, प्रति प्लस अक्षी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रति प्लस अक्ष नहीं होता है, अक्षी होता है। इसके अगर हम टुकड़े करें ना, संधि में भी हमने बात करी होगी, क्योंकि इसका जब आगे प्रति उपसर्ग लगता है तो इसके बाद इसके ई का लोप हो जाता है। बाकी जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अक्षी निकलता है, क्योंकि प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। भाई हम नहीं देखते कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मतलब मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है। तो प्रति प्लस अक्ष करोगे तो अक्ष का मतलब तो होता है दूरी, बल्कि नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी किसके पर्यायवाची है, आंख के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है, ये अपने उदाहरण हुए दोस्तों किसके, दीर्घ स्वर संधि के, सॉरी यण संधि के उदाहरणों के बारे में हमने क्या करी है, बात करी है। आगे अगर हम प्रति के और देखें तो देखो दोस्तों, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है, प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था। मूर्धन्यकरण के नियम से स्थ का स्थ हो जाता है, ये मैंने आपको मूर्धन्यकरण का नियम बताया होगा। ठीक है, जब हमने व्यंजन संधि के बारे में बात करी उस समय। ठीक है, प्रति प्लस स्था से क्या हो जाएगा, प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा हो जाएगा। प्रतिष्ठान व्यंजन संधि, इसमें भी प्रतिष्ठान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस स्थान, टुकड़े क्या होंगे इसके, प्रति प्लस स्थान। तो ये स्थ है ना, इसका वापस स्थ करेंगे, प्रति प्लस स्थान, प्रतिष्ठान ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम और अगर बात करें तो वी, ठीक है, संयोग वाले की बात करें, विज्ञ, जो विशेष जानकार होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विज्ञ बोलते हैं। ठीक है, विज्ञ। वियोग, वियोग। ठीक है, तो वी संयोग से मिला है। वीक्षा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, वीक्षा क्या हो जाएगा, वी प्लस इक्षा, वी प्लस इक्षा, वीक्षा। ठीक है, विक्षक, विक्षक क्या हो जाएगा, वी प्लस इक्षक, वी प्लस इक्षक, विक्षक। ठीक है, यण संधि वाले, व्यय क्या हो जाएगा, वी प्लस अय, वी प्लस अय, यह से पहले आधा अक्षर तो ई की मात्रा। व्यायाम, व्यायाम क्या हो जाएगा, यह से पहले आधा अक्षर, वी प्लस आयाम। तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको यह से पहले आधा अक्षर आ रहा है ना,
तो फिर उसमें क्या लगानी है, ई की मात्रा लगानी है, व्यायाम। और देखिए अगर हम, तो अपने और क्या हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, और हो जाएगा अपने व्यय। व्यय क्या होगा, वी प्लस अय, वी प्लस अय, व्यय। व्यस्त, व्यस्त, वी प्लस अस्त, व्यस्त। व्यंजन, व्यंजन में कौन सी संधि है, तो व्यंजन में यण संधि होती है। व्यंजन क्या हो जाएगा, वी प्लस अंजन, व्यंजन। व्यंजन वी प्लस अंजन, व्यंजन। ठीक है, अगला और अगर हम बात करें तो अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दुस। दुस, दुस वाले की दोस्तों हम एक साथ बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दो दो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दुस दो एक साथ पढ़ेंगे। इधर हम एक बार बात करेंगे किसकी, निर, क्योंकि दोनों में सेम नियम लगेगा, निर उपसर्ग। और इधर हम बात करेंगे दुर उपसर्ग, दुर उपसर्ग। ठीक है, जैसे निर उपसर्ग की अगर हम बात करें, ठीक है, आधार आएगा निर्बल। ठीक है, अगर हम इसके टुकड़े करें तो टुकड़े क्या हो जाएगा, वैसे तो विसर्ग संधि है, निहि प्लस बल। और हमने विसर्ग संधि में देखा, विसर्ग संधि में क्या देखा, विसर्ग से पहले ई हो, उसके बाद में अगर कोई घोष हो तो फिर विसर्ग का क्या बनता है दोस्तों, र बनता है। तो फिर यहाँ पे विसर्ग का र बना है। अगर आपको संधि विच्छेद पूछे तो आप इसका संधि विच्छेद क्या करोगे, निहि प्लस बल। अगर उपसर्ग निकालने के लिए कह दे तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे भले आप र कर दो, और क्या हो जाएगा, निर प्लस बल, निर्बल। ठीक है, निर्बल। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दुर्बल। सेम नियम, निर्बल, दुर्बल, निर्जन, निर्जन। और इनमें सब में अव्ययीभाव समास होगा, हम समास भी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस जन, या निर कर दो भले, निर प्लस जन, उपसर्ग निकालने तो निर्जन। और इधर क्या हो जाएगा, दुर्जन, बुराई बताने के लिए आ जाएगा दुर्जन। सेम नियम लग रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुह दन जन है। निराकार, निराकार। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इनमें तो आधा र आ रहा है, पहले से पता चल गया। इसमें आधा र नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें है क्या है, नेह प्लस आकार है, नेह प्लस आकार है। तो यहाँ पे स्वर आ गया, इस कारण आधे र में उस स्वर की मात्रा जुड़ गई, क्योंकि स्वर भी क्या है दोस्तों, गो से। तो फिर इसमें विसर्ग का तो क्या बना, रईस बना, क्या बना, निर बना। लेकिन अब ये निर र आधा है उसमें, इधर ये आ स्वर है, तो ये इसमें मिल गया और शब्द क्या बन गया, निराकार बन गया। तो इसके निकलेगा क्या, निर प्लस आकार निकल जाएगा। निर प्लस क्या निकलेगा दोस्तों, आकार निकलेगा निराकार शब्द में। ठीक है, और अगर हम बात करें निरंजन, निरंजन क्या हो जाएगा दोस्तों, निर प्लस अंजन, निर प्लस, निर प्लस अंजन, निरंजन। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द दोस्तों, निरोग, निरोग। अब देखो इनमें तो मात्रा, ई की मात्रा छोटी आ रही है, लेकिन इसमें बड़ी आई। इसमें बड़ी क्यों आई, ये मैंने आपको निरोग शब्द वैसे जब हम विसर्ग संधि पढ़ी ना, उस समय भी बात करी कि इसमें विसर्ग का बनता तो रही है, अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या निकलेगा, निर प्लस रोग ही निकलेगा। उपसर्ग में अगर हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग हो जाएगा। विसर्ग से पहले यू, इसके बाद में र, वो से। लेकिन र आने पे एक विशेष नियम की हमने बात करी कि अगर विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग का र नहीं बनके प्रारंभिक मात्रा दीर्घ हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये विसर्ग का र है। अब ये दोस्तों निर्रोग को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, निर्रोग, निर्रोग। अगर हम इसको बोलते हैं निर्रोग, यही दुनिया आ रही है, तो इसमें र की साउंड, इसमें अगर आप प्रारंभिक मात्रा दीर्घ करोगे तो भी र की साउंड आ जाएगा, निर्रोग। ये क्या हो गया, निरोग, इसलिए उसकी प्रारंभिक मात्रा दीर्घ कर दी जाती है। तो निहि प्लस रोग इसका क्या होता है, टुकड़े होते हैं। तो निरोग में भी आपके कौन सा मतलब कौन सा उपसर्ग है, तो निरोग के अंदर भी दोस्तों अपने कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, निरोग के अंदर अपने उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, निरोग के अंदर भी निर उपसर्ग है। ठीक है, अगर हम इधर और बात करें, दुर्जन, दुर्बल, दुर्जन, दुराचार, दुराचार। अब देखो दोस्तों इसमें भी नहीं आ रहा है ना दुराचार, ठीक है, इसमें भी आधा र नहीं आ रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, दुह प्लस आचार, दुह प्लस आचार, दुराचार, दुराचार। दुर्विचार, दुर्विचार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दुर प्लस विचार, दुर प्लस
विचार सेम है दोनों, दूर और निर आपके सेम निकलेंगे, एक जैसे रहते हैं। दुर्विचार, दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल हो चुका है, दुर्बल, दुर्जन, दुर्जन भी हो चुका है, दुर्ग, दुर्ग। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, दुर प्लस ग, दुर प्लस ग। दुर्ग का मतलब, दूर का मतलब है यहाँ पे कठिनता से, दूर का मतलब क्या है यहाँ पे, कठिनाई या कठिन, और ग का मतलब है यहाँ पे क्या, गमन। जहां पे गमन करना कठिन हो या दुर्गम के साथ में जहां पे गमन होता है वो क्या कहलाता है, दुर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने बात करी किसकी, निर और दुर उपसर्ग के बारे में बात करी। ऐसे ही दोस्तों, और अगर हम साथ में उपसर्गों की बात करें तो अपने एक उपसर्ग तो आता है अपना निस, एक तो आता है निस, और एक उपसर्ग दोस्तों आता है क्या, दुस, दुस। क्योंकि दोनों में सेम नियम लगने वाले हैं, दोनों में नियम क्या लगेंगे दोस्तों, सेम लगेंगे। एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि शब्द के अंदर चाहे कोई सा भी स आए, चाहे ये वाला स आए, चाहे ये वाला स आए, चाहे ये वाला स आए, उपसर्ग में जो हमेशा स निकलता है वो दंत स ही निकलता है। उपसर्ग में हमेशा कौन सा स निकलेगा दोस्तों, दंत स ही उपसर्ग में निकलेगा। चाहे कोई सा भी स आए तो उसका आप उपसर्ग में क्या कर दोगे दोस्तों, दंत स कर दोगे। जैसे हम कैसे करेंगे दंत स, तो देखो दोस्तों दंत स कैसे करेंगे, जैसे निस्साहस, निस्साहस। ठीक है, तो इसमें भी विसर्ग संधि के उदाहरण है सारे। किसके उदाहरण है, विसर्ग संधि के। अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, निह प्लस साहस, निस्साहस। ठीक है, निस्साहस, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या निकलेगा, निस निकल जाएगा। इसी प्रकार ऐसे क्या निकलेगा, यहाँ पे दुस्साहस, दुस्साहस। सेम नियम लग रहा है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। क्या हो जाएगा, दु प्लस साहस, दु प्लस साहस, दुस्साहस। निस्साहस, निश्चय, निश्चय। अब देखो दोस्तों ये वाला श है ना, चाहे ये तालव्य श है, फिर भी विसर्ग मतलब उपसर्ग कौन सा निकलेगा, तो उपसर्ग में अपने ये वाला स ही निकलने वाला है। निहि प्लस चय, तो इसमें निस प्लस चय क्या हो जाएगा, निस प्लस चय। निश्चल, निश्चल, निश्चल क्या हो जाएगा, निहि प्लस निश प्लस छल, निस प्लस छल, निश्चल। निष्पाप, निष्पाप। अब देखो यहाँ पे मूर्धन्य निस आया, फिर भी क्या निकलेगा, विसर्ग में अपने ये वाला शेष निकलेगा और क्या आएगा, निष्पाप शब्द आएगा। ठीक है, तो कोई सा भी श आ जाए शब्द के अंदर, आपके उपसर्ग में कौन सा स निकलता है, तो दंत स ही उपसर्ग में निकलेगा। दुस्साहस, दुशासन। अब देखो दोस्तों दुशासन, दुशासन। अब ये यहाँ पे कौन सा स आया, ये वाला स आ गया दंत अपने तालव्य स, फिर भी कौन सा आएगा, फिर भी अपने क्या हो जाएगा, इसका अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, दुष् प्लस शासन, दुष् प्लस शासन, दुशासन। दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, परिणाम, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें दो उपसर्ग है, क्या है, एक तो अपने क्या है दुष, और एक क्या है परि उपसर्ग है। परि प्लस फिर मूर्धन्यकरण के नियम से न का न हो जाएगा, और दुष प्लस परि प्लस नाम। ऐसे भी दोस्तों अपने प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो दुष्परिणाम में दो उपसर्ग आपके हो गए। दुष्पाप, दुष्पाप, बहुत सारे शब्द है इसके, दुष्पाप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दुष अपने उपसर्ग में यही वाला दंत से निकालना है, दुष्पाप। ठीक है, दुष्कर्म, दुष्कर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, दुष् प्लस कर्म, दुष् प्लस कर्म। ठीक है दोस्तों, दुष्फल, दुष्फल, दुष्फल। ठीक है, और ये देखो उपसर्ग में मात्रा कैसे आएगी दोस्तों, उपसर्ग में मात्रा छोटी आएगी, दुष्फल, दुष्फल क्या हो जाएगा, दुष् प्लस फल, दुष् प्लस फल, दुष्फल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके निश और दुष् वाले उपसर्ग जिसमें विसर्ग संधि का सेम नियम लगता है, और चाहे कोई सा भी स आ जाए आपके शब्द में तो आपको कौन सा स करना है, वहां पे दंत स ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगले अगर हम और ऐसे इस उपसर्गों के बारे में बात करें तो अपने अगला कौन सा उपसर्ग है, एक तो उपसर्ग है अपना अन्न जो कि संस्कृत वाला है, और एक अपने ऐसे हिंदी में चलता है अन्न। क्या चलता है, अन्न, जो पूरा न का प्रयोग है और इसमें आधे न हलंत वाले न का प्रयोग इसमें होता है। तो देखो दोस्तों अन्न अगर हम इसमें लेंगे ना, इसमें कैसे आएगा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इसमें अन्न के बाद में अन्न है, उसके बाद में कोई क्रिया आएगी, कोई क्रिया आएगी, तो फिर आपके वहां पे कौन सा उपसर्ग निकलेगा, ये वाला उपसर्ग निकलेगा। और इसमें क्रिया नहीं आएगी, क्रिया के अलावा कोई भी और चीज आएगी, संज्ञा वगैरह ये
आएगी। जैसे आप देखना, जैसे अपने है अनुर्वर, अनुर्वर, अनुर्वर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि इसमें अनु उपसर्ग तो नहीं है, तो अनु उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है, अन है और कोई संधि नहीं है, संयोग से मिला हुआ है, ये अन है। और इधर मूल शब्द क्या है दोस्तों, उर्वर है। आप इसको धीरे से बोल के देखो, अनुर्वर, अनुर्वर, क्या निकलेगा, अन उर्वर, अन है इसमें, अनुर्वर नहीं है, अन उर्वर, अन उर्वर। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, अन है, और ये न हलंत वाला होने के कारण इसमें ऊ की मात्रा लग गई। अब इस प्रकार इधर क्या होगा, तो इधर क्या होगा, अन्न प्लस पढ़, अन्न प्लस मतलब अन्न पढ़। ठीक है, अब इसमें आप न अगर आधा निकालो तो इधर क्या निकलता है दोस्तों, अन्न प्लस न के अंदर से अस्वर इधर निकालना पड़ेगा, तो इधर क्या निकलता है, अन्न अपढ़ निकलता है। तो अपढ़ भी अभी नहीं का अर्थ देता है, अन्न भी नहीं का अर्थ देता है, तो दो बार नहीं वाले अर्थ वाले नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो क्या है, अन्न प्लस पढ़, क्या है, अन्न प्लस पढ़। और देखो दोस्तों, पढ़ना क्या है, क्रिया है, अन्न पढ़। ठीक है, अनुर्वर, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ क्या हो जाएगा, अन्न प्लस उपजाऊ, अन्न प्लस उपजाऊ, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ मतलब जो उपजाऊ नहीं है वो क्या है दोस्तों, अपने अनुपजाऊ हो जाएगा, अन्न प्लस उपजाऊ, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ। अनंत, अनंत क्या निकल जाएगा, अन्न प्लस अंत, जिसका अंत नहीं है वो क्या है दोस्तों, अनंत है। अनपढ़ है, अन्न बन है, सिंपल सा ही है, अन्न बन, अन्न बन, अन्न, अन्न, अनपढ़, अन्न बन, अन्न और क्या है दोस्तों, याद ही नहीं आ रहा, अन्न बन, अनपढ़, अनमेल, अनमेल विवाह नहीं होते, अनमेल, ऐसे नहीं के अर्थ में ये आएगा। ठीक है दोस्तों, सामने से इसमें वैसे पता चल जाए। देखो, मेल में मिलना क्रिया है, बनना क्रिया है, पढ़ना उसमें क्या है, क्रिया है। अनंत, अन प्लस अंत, जिसका अंत नहीं हो वो क्या है, अनंत है। ठीक है, तो ये अपने दोनों अनन उपसर्ग में भी दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये भी अपने साथ में प्रयोग हो सकते हैं। ऐसे अगर हम और उपसर्ग की बात करें दोस्तों, तो अपना एक उपसर्ग क्या है, नी। ठीक है, और इन्हीं के समकालीन, जैसे उन्हीं के जैसे और अगर हम मिलते हुए उपसर्ग की एक बार अगर हम और बात कर ले, तो यहाँ पे उसकी भी बात कर ही लेते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, क्या है एक ऐसे उपसर्ग जो इनके साथ में अपने कंफ्यूज करेगा, इनके साथ में, वो है अनु। क्या उपसर्ग है दोस्तों, अनु उपसर्ग। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो जैसे एक हम सिंपल से अगर इसमें बात करें तो अनुक्रम, ठीक है, ये तो संयोग वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम संधि वाले बात करें तो अन्वय। अब देखो दोस्तों, इसमें ये व से पहले न आधा दिख रहा है, न आधा दिख रहा है ना इसमें, लेकिन इसमें अनुपसर्ग नहीं है। कहीं आप ये मत कर देना, क्योंकि यण संधि के नियम से व से पहले आधा अक्षर है, तो आधे अक्षर में ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय। क्या हो जाएगा इसमें, अनु प्लस अय, अन्वय हो जाएगा। ठीक है, अन्वीक्षा, अन्वीक्षा। ठीक है दोस्तों, व से पहले आधा अक्षर है तो अनु प्लस इक्षा, तो व से पहले अगर आधा न आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि वहां पे किसकी मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा लगेगी, और अनु एक उपसर्ग है तो उसमें छोटे ई की मात्रा आएगी, ईक्षा, अन्वीक्षा, अनु प्लस ईक्षा। ठीक है, अन्वेषण, अन्वेषण क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। ठीक है, अनुदित, देखो दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, अनुदित। अब इसमें ये ऊ की मात्रा बड़ी आ गई, लेकिन बड़ी क्यों आई, क्योंकि इसमें अनु प्लस उदित है, और ये दीर्घ स्वर संधि हुआ है। अनु का मतलब होता है बाद में उदित, अनुदित। ठीक है, अनु प्लस उदित, अनुदित, अनुदित, अन्वीक्षा, अन्वय, अनुक्रम। ठीक है, तो ये अपने कौन सा उपसर्ग हुआ दोस्तों, अनु उपसर्ग ये हुआ, और इसके बारे में हमने बात करी। और हम आगे अगर ऐसे उपसर्गों के बारे में बात करें तो अपने एक तो बच गया कौन सा दोस्तों, एक अपना उपसर्ग बचा हुआ है अब, ठीक है, नि उपसर्ग, नि, नि, और एक है अपने सु। ठीक है, नि उपसर्ग। ठीक है, सिंपल से अगर हम बिना संधि के बात करें, नियम, ठीक है, नियम, नियम,
ठीक है, निरोग में निर उपसर्ग है, नियम, न्याय, न्याय। देखो य से पहले आधा अक्षर तो इसमें ई की मात्रा लगेंगे और क्या हो जाएगी, नी प्लस आय, न्याय, नी प्लस आय न्याय हो जाएगा, नी प्लस आय न्याय, नियम, न्याय, नियम, न्याय, नियम, न्यास, नी प्लस आस, नी प्लस आस, न्यास, न्यून, नी प्लस ऊन, न्यून, बड़ी मात्रा आएगी यहां पे, न्यून, न्यून, क्या हो जाएगा, नी प्लस ऊन, न्यून। ठीक है, इधर अगर हम बात करें सु की संयोग से क्या आएगा, सुविचार, 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 सुलेख, सूक्ति, सूक्ति। देखो यहां पे सु उ की मात्रा बड़ी होगी, क्यों हुई, दीर्घ स्वर संधि है, सु प्लस उक्ति, उक्ति का मतलब होता है विचार, ऐसा विचार जो सु है, मतलब क्या है, अच्छा है। स्वागत, स्वागत, व से पहले आधा अक्षर तो आधे अक्षर में उ की मात्रा, य से पहले आधा अक्षर तो आधे अक्षर में ई की मात्रा, तो सु प्लस आगत, स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत। एक यहां से दोस्तों स्वागत बहुत बढ़िया शब्द, इसका ध्यान रखना, यहां से टुकड़े नहीं होते, यहां आ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कर दो आपकी स्व प्लस अगत और इसमें आप दीर्घ स्वर संधि कर दो, तो ये अर्थ के हिसाब से, नियम के हिसाब से बिल्कुल सही है। अ के बाद में आ आया तो क्या बनेगा, आ बनेगा, बन गया, लेकिन नियम से, नियम के हिसाब से गलत हो जाता है। स्व का मतलब होता है खुद का, अपना, और आगत का मतलब आना, तो स्वागत मतलब खुद नहीं आए, स्वागत का मतलब क्या है, सु प्लस आगत, सु का मतलब अच्छा, आगत मतलब आप आए, जो हमें ये अच्छा लगा, हम स्वागत करते थे, बताने का प्रयास करते, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सु प्लस आगत इसमें हो जाएगा, सु प्लस आगत, स्वागत, स्वागत। स्वल्प, क्या हो जाएगा, सु प्लस अल्प, स्वल्प। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बचे हुए अपने उपसर्गों के बारे में बात करें तो अपने कौन कौन से उपसर्ग है, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, अप, अप, अपेक्षा, अपेक्षा, देखो गुण संधि है, अप प्लस ईक्षा, अपेक्षा, अपकर्ष, अपकार। ठीक है, अब अपने सिंपल सिंपल वाला है, अभी, अति, अधि हो गया, अप, अव, अव, अवहेलना, अवहेलना, अवलोकन, अवलोकन, अवहेलना, अवलोकन, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, अन हो गया, अन, आ, आरोह, आ का क्या हो जाएगा दोस्तों, आरोह, आमरण, आमरण, आजन्म, ठीक है, आजानु, आजानु, जानू का मतलब घुटने होते हैं, जानू का मतलब क्या होता है, घुटने, मतलब आजानु का क्या हो जाएगा, घुटनों तक। और इनमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग अव्यय की तरह किया जाता है। आजानु, जानू तक, आ जन्म, जन्म तक, आ मरण, जन्म से, आ जन्म का क्या होगा, जन्म से, आ मरण का मरण तक। ठीक है दोस्तों, अप, अव, अन, आ, दुस हो गया, दुस, निस हो गया, दुस, निस, दुर, निर, नी, नी भी हो गया, दुस, निस, दुर, निर, नी, प्र, प्र नहीं हुआ, प्र। ठीक है दोस्तों, प्र उपसर्ग, प्र, प्रवेश, प्रवेश, प्रारंभ, प्रारंभ, देखो दीर्घ स्वर संधि आ गई यहां पे, क्या है, प्र प्लस आरंभ, प्र प्लस आरंभ, प्रारंभ, प्रारंभ, प्र प्लस आरंभ, प्रारंभ। और क्या हो जाएगा, प्र का, प्र, प्रा ले लो, पराक्रम, पराक्रम, पराजय, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उत नहीं आया, उत, उत्कर्ष,
उत्कर्ष, उद्धार, उद्धार। देखो दोस्तों व्यंजन संधि है, क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, उत प्लस हार, उद्धार। उदाहरण, उद्धरण, उद्धरण, क्या हो जाएगा, उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, उद्धरण। ठीक है, और देखो क्या होगा, और इसके उदाहरण, उज्जवल, वो भी आधा, उज्जवल क्या निकलेगा, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। उल्लेख, उल्लेख क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। ठीक है, उच्चारण, उच्चारण क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्चारण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया उत। अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दुर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, वी। वी नहीं आया ना, नहीं, वी आ गया, विशेष, विक्षा, विक्षा हो गया, उत, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, वी, सु, सम। सम बच रहा है बस अपने, ये इधर सम, संस्कृत में केवल सम बचा है, तो सम, सम का क्या हो जाएगा, संसार, ऊपर जो अपने अनुस्वार आएगा ना उसकी बिंदी बनेगी व्यंजन संधि से, सम प्लस सार, म के बाद में अगर कोई भी अंतस्थ उष्म स्पर्श कुछ भी आए तो म का अनुस्वार बन जाता है, संसार, सम प्लस सार, संसार। समवेग, समवेग क्या हो जाएगा, सम प्लस वेग, समवेग। ठीक है, संविधान, संविधान क्या हो जाएगा, सम प्लस विधान, संविधान, सम प्लस विधान, संविधान। संसार हो गया संविधान, संवेग, संयोग, संयोग क्या हो जाएगा, सम प्लस योग, संयोग, संयोग। संकलन, और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, संकलन, संकलन क्या हो जाएगा, सम प्लस कलन, संकलन। संकल्प, संकल्प क्या हो जाएगा, म की बिंदी करनी है सिर्फ, यहां तो हम व्यंजन संधि में बात कर चुके हैं, अगर किसी को संधि ढंग से नहीं आती ना तो वो अपने जो संधि की क्लास है उसको जाके देखे। ये हम बात कर चुके हैं दोस्तों किसके बारे में, संस्कृत के सारे उपसर्ग हो चुके हैं अभी, और उसके साथ कुछ हिंदी के भी हो गए, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दुर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, वे, सु, सम। लगभग मेरे हिसाब से सारे आ गए, अगर कोई छूटे हो तो आप उसको देखना। अब हिंदी की अन, अद, अन, अन के बारे में हम बात कर चुके हैं, हमने बात नहीं करी किसके बारे में, अद के बारे में, अद। ठीक है, संस्कृत हिंदी वाले सिंपल होते हैं, जैसे अद मरा, अद मरा, अद पका, बिना संधि वाले आएंगे, अद पका, अद जला, अद जला। अन, अद, पर, पर, परहित, परहित, पर काज, परहित, पर काज। ठीक है, अन, अद, पर, बर, बर है बर पेट, बर पेट, बर सक, बर सक। अन, अद, पर, बर, दू, दू की अगर हम बात करें तो दू में क्या क्या आ जाएगा, जैसे दू, 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 दू नाली, दू रहा, दू रहा। एक दूर भी होता है दोस्तों, वहां कंफ्यूज मत हो जाना, ये दू दो के अर्थ में आएगा, किसके अर्थ में आना चाहिए, दो के अर्थ में दू आएगा तो वहां पे दू उपसर्ग है, बाकी नहीं है। दुर्बल में भी दूर उपसर्ग है। ठीक है, दू नाली, दू रहा, दू मुहा, दू मुहा, दो मुंह वाला है वो क्या कहलाएगा, दू मुहा। दू ती, ती का क्या हो जाएगा, ती रहा, ती रहा, ती कोना, ती कोना। ठीक है, दू ती चौ, चौ का क्या हो जाएगा, चौ रहा, चौ रहा, चौ पाया,
चौपाया, चौपाई, चौपाई एक छंद होती है जिसमें 16-16 मात्राएं होती। रामचरितमानस चौपाई छंद में लिखी गई है। वैसे कड़बकबद्ध रचना है रामचरितमानस तो। चौपाई, दूती चौपच, दूती चौपच, पच, पचमेल, पंचमेल, पंचमेल, दूती चौपच, पंचमेल, पंचानन, पंच प्लस आनंद, पंचानन, कार्तिकेय का पर्यायवाची है। दूती चौपच औ, औ क्या हो जाएगा? औरत, औरत, औधड़, औधड़, औघट, दूती चौपच औ क, क, क का क्या हो जाएगा? कठोर, 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 कलंक, का पुरुष, का पुरुष, इसे किसमें आएगा? कायर के अर्थ में आएगा। का पुरुष, और इसका समास विग्रह होगा कुत्सित है जो पुरुष, का पुरुष, का पुरुष, कु बुराई के अर्थ में आएगा। कु किसके अर्थ में आएगा? बुरे के अर्थ में आएगा। क्या हो जाएगा? कुविचार, कुविचार, कुमार्ग, कुमार्ग। और दोस्तों हम आगे बात करें क का कु, उ उन, उ का क्या होगा? उ जड़ना, ठीक है। उज्जवल नहीं होगा दोस्तों, उज्जवल में उत है, उत प्लस ज्वड़। क का कु उ उन, उन एक कम के लिए आएगा। जैसे 19, 19, 29, ये एक कम के लिए उन उपसर्ग। 29, 19, 29, 29 में पूरा आएगा ना। 29, 39, 49, 59। क का कु उ उन, सफल, 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 सकाम। क का कु उ उन, सम। ये सम कौन सा है दोस्तों? वो वाला आधा वाला नहीं, ये सम पूरा है। तो जैसे समकोण, समकोण, समदाब, समदाब, समताप, समताप आदि इसमें हो जाएगा। ससम चिर, ससम चिर, चिर, चिर लंबे समय के लिए। काल, चिर आयु, चिर क्या होगा दोस्तों? चिरकाल, चिरायु, चिरायु, ठीक है। तो ससम चिर, ससम चिर, ससम चिर न बहु, न की हम बात कर चुके। बहु, बहुजन अधिक के अर्थ में आएगा। बहुजन, बहुजन, बहुवचन, बहुजन, बहुवचन, ठीक है, अधिक के अर्थ में। बहु, बिन, बिन बोया, बिन बोया, बिन जन्मा, बिन जन्मा, बिन काटा, बिन काटा, बहु बिन, नाना, नाना, नाना किसके अर्थ में आएगा दोस्तों? नाना आएगा अनेक के अर्थ में। नाना, नाना, नाना क्या हो जाएगा? नाना का जैसे, एक सेकंड दोस्तों, ये कहना नहीं मान रहा है। नाना प्रकार, नाना प्रकार, नाना विचार, नाना, बहु बिन नाना। आप क्या हो जाएगा? आप बीती,
आप बीती, जो खुद पे बीतती है वो आप बीती। ठीक है दोस्तों, तो ये हम बात कर चुके हैं किसके, अपने हिंदी के उपसर्गों के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब हम कुछ एक विदेशी भाषा के उपसर्गों की बात किसी क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बचे हुए नहीं है। कुछ एक महत्वपूर्ण जो विदेशी भाषा के उपसर्ग होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो विदेशी भाषा के उपसर्ग अपने कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर हम विदेशी भाषा के उपसर्ग की बात करें तो एक है हम एक विदेशी भाषा का उपसर्ग क्या होता है इसका? जैसे शब्द बनेंगे हम सफर, हम सफर, हम राह, हम राह, हम दम, हम दम, हम वतन। ठीक है दोस्तों, तो सामने से कोई संधि वगैरह कुछ नहीं मिलेगी विदेशी भाषा के तो। ठीक है, बेमुराद, बेमुराद, बेइज्जत, बेइज्जत, बेपरवाह, बेपरवाह, बाकायदा, बाकायदा, बाअदब, बाअदब। ठीक है, सर भी दोस्तों विदेशी अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। सरपंच, सरपंच, सरताज, सरताज, सरकार, सरकार। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें विदेशी भाषा के उपसर्ग में तो अपने हो जाएगा हेड, हेड मास्टर, अंग्रेजी भाषा का ये भी हेड मास्टर, हेड पंप, हेड पंप, हेड पंप, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। ठीक है दोस्तों, तो एक सेकेंड, ये आओ आओ ग्रहित आगम स्वर लगेगा यहाँ पे, ऊपर बिंदी नहीं आएगी। आओ आओ, और इसके नीचे ये भी नहीं आएगा। उक्सिप्त या ताड़न जात का प्रयोग सिर्फ हिंदी में होता है, अंग्रेजी के शब्दों में उक्सिप्त या ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने बात करी दोस्तों किसके बारे में? कुछ एक विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है वो वैसे सिंपल से होते हैं, इनमें कोई ऐसा न तो संधि होती है न समास होता, कुछ भी नहीं होता और सामने से दिखाई देते हैं। और विदेशी भाषा के उपसर्गों का पहचानने का यही तरीका है कि उनमें सब जो शब्द होंगे ना उनपे क्या लगेगा दोस्तों? जोर लगेगा। देखो आप बिन बोया, बिन बोया, बिन जन्मा, बिन काटा। अब आप ये शब्द जो भी आप शब्द बोलोगे उनपे बहुत क्या लगेगा दोस्तों? जोर लगेगा। ठीक है, जबकि ये तो हिंदी भाषा के आगे, अपने जो हिंदी भाषा के उपसर्ग होंगे उनको हम आसानी से बोल सकेंगे। तो दोस्तों ये हमने बात करी आज जो अपने उपसर्ग थे उनके बारे में। तो आपको याद रखना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। फिर हमने बात करी कि उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। फिर दोस्तों हमने संस्कृत के जो उपसर्ग 22 कौन कौन से? अभि, अति, अधि, अप, औ, अन, आ, दुस, निस, दुर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, इनके बारे में बात करी। फिर अपने हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से? अन्न, अद, पर, बर, दू, ती, चौ, पच, औ, क, का, कु, उ, उन, स, सम, चिर, न, बहु, बिन, नाना, आप। इन हम हिंदी के उपसर्गों के बारे में बात करने के बाद में हमने कुछ एक विदेशी भाषा के उपसर्गों के बारे में भी बात करी। लेकिन दोस्तों उपसर्ग हमें तभी आ जाते हैं जब हम संधि पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपने संधि नहीं पढ़ी है तो हमारे इसी चैनल पे सारी संधि अच्छे तरीके से पढ़ा रखिए। दोस्तों आप पहले संधि का वीडियो देखें, उसके बाद आप उपसर्ग का वीडियो देखें, तो आपको उपसर्ग अच्छे तरीके से या समझ में आ जाएंगे। फिर भी आपको अगर संधि पहले से आती है तो आप इस क्लास को देखें, निस्संदेह उम्मीद करता हूं कि आपको उपसर्ग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।